बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ है मिस निम्रा फिरदौस। और मिस, थोड़ा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन आप प्लीज अपना करवाइएगा। Assalamu alaikum, sir. Thank you so much for having me on this platform. मेरा नाम निम्रा फिरदौस है and I'm from Lahore. My father's name is Rana Gulshan Firdos and he is a retired professor. I hold an MPhil in English literature and also a master's degree in political science. Before continuing the journey of CSS and PMS, I was a lecturer at Divisional Public School and Intermediate College Model Town. After that, I started serving at the University of Lahore as a lecturer. And recently, in this year, I appeared for PMS 2023 and I got allocation in that. And right now, I am a PMS officer of PMS 14. सही। अच्छा मिस, नॉर्मली हमने इंटरव्यू इसलिए प्लान किया ताकि जो है वो न्यू एस्पायरेंट्स को थोड़ा सा मोटिवेट और उनको एक राइट ट्रैक के ऊपर बंदा लेके जा सके। तो आप क्या, सबसे पहले ये बता दीजिएगा कि आप क्या देखती हैं कि सबसे पहले एक जो आप कह लें कि न्यू एस्पायरेंट होता है वो किस तरीके से एक स्टार्ट ले। नॉर्मली लोग पूछ रहे थे कि हमारी इंग्लिश बिल्कुल ख़त्म है तो हम कैसे स्टार्ट करें, न्यूज़पेपर पढ़ें। तो डिफरेंट ओपिनियन आ रहे होते हैं, आप इस चीज़ को क्या कहते हैं इस हवाले से कि क्या लेकर चलना चाहिए। सर देखिए, हमारे पास मार्केट में बहुत तरह के यूथ में हमारे पास कैंडिडेट्स आ रहे हैं, वो जिनका इंग्लिश का बैकग्राउंड है और वो जी जी। जिनका इंग्लिश का बैकग्राउंड नहीं है और वो भी जिनकी इंग्लिश मीडियोकर है, कहीं बीच में बिल्कुल। मिड में फॉल कर रही है। अब हमें सीएसएस पीएमएस की जर्नी को अगर हम देखें थ्रू आउट इस कंपेटिटिव एग्जाम को देखें तो एक चीज जो डिमांडिंग है इसमें वो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। इसमें बिल्कुल। तो कोई डाउट नहीं है कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपको चाहिए ही चाहिए। फॉर जी। दैट पर्टिकुलर रीजन मेरे फादर ने मुझे पहले ही इंग्लिश वाली साइड पे इंग्लिश की डिग्री में डाल दिया था। मुझे भी और सही। मेरी बड़ी सिस्टर जो कि ऑलरेडी पैस ऑफिसर हैं 44th कॉमन की, हम दोनों ने डिग्री सेम की और इवन मेरी सब बड़ी वाली जो सिस्टर है उन्होंने भी सेम डिग्री की। वो इसीलिए क्योंकि हमें ये था कि हमने फ्यूचर में सीएसएस या पीएमएस देना है। अब मैं उन सही। कैंडिडेट्स की अगर बात करूं जिनका इंग्लिश का बैकग्राउंड नहीं है, डेफिनेटली उनको 6 मंथ्स लग जाएंगे अपनी इंग्लिश को ही इंप्रूव करने में। क्योंकि अल्टीमेटली आपका हर सब्जेक्ट, अगर आप पीएमएस का बिल्कुल। उर्दू का एग्जाम छोड़ दें या जीके का पेपर छोड़ दें, उसके अलावा बाकी हर एग्जाम आपने इंग्लिश में ही देना है। और इवन अगर हम इस्लामिक स्टडीज का पेपर भी देखें जिसमें चॉइस होती है हमारे पास, स्टिल उसमें मार्क्स उन कैंडिडेट्स के बेहतर आ रहे हैं जो इंग्लिश ऑप्ट करते हैं एज कम्पेयर टू दोज कैंडिडेट्स हु आर गोइंग फॉर उर्दू। तो मेरा ये कहना है कि आपको इंग्लिश तो अपनी चाहिए ही चाहिए बेहतर करनी, क्योंकि आपका अल्टीमेट जो किलर है वो है एसए प्रेसी। और बिल्कुल ऐसे। रिमेनिंग अगर पीएमएस में हम देखें तो पिछले कुछ सालों से ऐसे ही हिट हो रहा है, ऐसे या प्रेसी हिट हो रहा है। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि कैंडिडेट्स अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करें और 6 मंथ्स एटलीस्ट उनको लग जाएंगे उतना प्रोफिशिएंट होने में कि वो बेसिक लेवल की भी अच्छी ठीक इंग्लिश लिख सकें। बिल्कुल ऐसे। अच्छा तो अगर मिस, मैं ये बात करूं कि कैंडिडेट्स को कब से स्टार्ट करना चाहिए, डेफिनेटली उनको अपनी डिग्री के अगर वो एंड पे, फॉर एग्जांपल 7 सेमेस्टर चल रहा है या 8 सेमेस्टर चल रहा है, दे शुड गो फॉर इंग्लिश, के वो अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करें और उसके बाद वो अपेयर हो जाएं विद इन 1 ईयर। इंशाल्लाह उनकी जब डिग्री कंप्लीट हो जाए तो वो साथ ही अपेयर हो जाए। सही। तो आप जैसे बता रही हैं कि आपकी सिस्टर भी पास हैं, तो मुझे ये पता करना था कि आपसे पहले वो उन्होंने क्लियर किया या आपके बाद क्लियर किया। जी सर, उनका 44th कॉमन है। शी वॉज अ कैंडिडेट ऑफ 2015 बैच। अच्छा। और वो अपने टाइम पे पाकिस्तान में, ऑल ओवर पाकिस्तान, उनका 11th पोजीशन थी उनकी। उनका नाम सैरिश साद है एंड करंटली शी इज सर्विंग एज डिप्टी सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट। माशाल्लाह। तो क्या ये कोई फैमिली की तरफ से मोटिवेट किया जाता है या कोई पहले से ब्यूरोक्रेसी में ब्यूरोक्रेट था बंदा, या फैमिली में, या फादर, या कोई और चाचू वगैरह। सर ब्यूरोक्रेसी में ओवरऑल, सिविल सर्विसेज में तो नहीं लेकिन ओवरऑल इसके अलावा काफी सारे लोग ब्यूरोक्रेसी में थे। मेरे ताया वो भी, फिर मेरे फादर भी, मतलब सब इस साइड पे आए जरूर हैं कि सबने गवर्नमेंट जॉब्स की हैं, गवर्नमेंट सर्विस में आए हैं। बाकी ये कि मेरे फादर का ये ड्रीम रहा है, मेरी मदर का ये ड्रीम रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हमारे बच्चे सर्व करें। वी आर 4 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर। तो उन्होंने अपनी जो बेटी है, मेरा भाई सबसे छोटा है, हम बेटियों को इतना एम्पावर किया कि हम पहले आगे बढ़ के कुछ करें पढ़ाई को। ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ के हम लोगों ने नॉर्मली शादियां कर ली, दैट्स नॉट द केस। मतलब वो चाहते थे कि हम लोग पढ़ के आगे बढ़े, अपने पाँव पे खड़ा हो और अच्छी से अच्छी पाकिस्तान के करीम में शामिल हो और पाकिस्तान में जो टॉप पोजीशन है उनमें हम आए। तो इसलिए उनका ये हमेशा से उनका ड्रीम रहा है, लेकिन उन्होंने हमें प्रेशराइज नहीं किया इसके लिए। अगर मैं ये बात कहूँ कि मेरे पेरेंट्स से प्रेशराइज किया, दैट वुड बी रॉन्ग। वो हमेशा हमारी बैक पे रहे हैं कि आप करो, आप कर सकते हो, एज अ सपोर्ट सिस्टम वो हमेशा रहे, लेकिन प्रेशराइज नहीं किया। और यही एक फैक्टर होता है कि अगर आपके पेरेंट्स सपोर्टिव है तो आप कर जाते हो, और अगर प्रेशराइज करेंगे हम किसी कैंडिडेट को, वो तो इतना दिली हार जाएगा बिल्कुल और वो ऐसे नहीं ही। आगे बढ़ सकेगा। बिल्कुल ऐसे ही नहीं, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है। मैं बल्कि मैं कहूँगा कि वो शेर सिस्टर्स के बाद मैं तो आपको सेकंड रखूंगा कि आप लोगों की माशाल्लाह फैमिली के इसी तरह। अच्छा मिस, डिफरेंट ओपिनियंस आ रहे होते हैं रिगार्डिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। तो आप इसको क्या देखती हैं कि कैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो है वो जो है सिलेक्ट करने चाहिए।
सर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स अगर मैं अपनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स के कंपैरिजन में बात करूं तो सीएसएस की मेरी जो फर्स्ट अटेम्प्ट थी दैट वाज ऑफ 2021 व्हिच आई क्वालिफाइड। उसमें जो सही। मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स रखे थे वो अपने इंटरेस्ट की बेस पे रखे थे। उसमें मैंने सोशियोलॉजी भी ऑप्ट किया क्योंकि वो मुझे लगा इजी है और इंटरेस्ट मेरे में था कि मैं इसको कर लूंगी इजीली। लेकिन मुझे सोशियोलॉजी ने उतना स्कोर नहीं दिलवाया। अगर मेरे सोशियोलॉजी में ही आगे 20 या 10 मार्क्स ज्यादा होते, इवन 5 मार्क्स भी ज्यादा होते, तो मेरी एलोकेशन हो जानी थी। लेकिन उस साल वो मेरा टाइम समझे हार्ड लक थी, नहीं हो सका उस टाइम पे। मतलब इतना देन होगा आई कि वेंट। 5 मार्क्स के पीछे जो है वो। बिल्कुल। फिर उसके बाद सर मैं जो नेक्स्ट अटेम्प्ट में जो मैंने ऑप्ट किए पीएमएस की भी और सीएसएस के अटेम्प्ट में भी, वो फिर मैंने स्कोरिंग ट्रेंड देख के किया है। तो ये दोनों सही। चीजें आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट किस में है। लेकिन ये नहीं है कि अगर एक कैंडिडेट कहे जी मेरा इंटरेस्ट है ही लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में, तो वो वैसा सब्जेक्ट रखते हैं, डेफिनेटली वो मार्क्स गेनिंग नहीं है, मार्क्स स्कोरिंग नहीं है, तो फिर हमें ऐसे सब्जेक्ट की तरफ नहीं जाना चाहिए। सो आई वुड से कि दोनों है, लेकिन उसमें बेहतर ये है कि आप स्कोरिंग ट्रेंड को फॉलो करें। क्योंकि अगर आप कोई अपने इंटरेस्ट की बेस पे कर रहे हैं सब्जेक्ट सिलेक्ट, उसमें भी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल मेहनत आप ऐसे क्यों ही। ना किसी स्कोरिंग वाले सब्जेक्ट में कर लें। तो ये सही। मेरा ख्याल है कि, और मेरी जो मेरे से बड़ी वाली सिस्टर है शीजा लेक्चर, माशाल्लाह उन्होंने अपने टाइम पे जो सब्जेक्ट्स ऑप्ट किए थे, तब मैं छोटी थी तो मैंने देखती होती थी कि वो जेंडर स्टडीज वगैरह रख रहे हैं, तो मुझे बड़े इंट्रीगिंग लगे वो। तो उन्होंने माशाल्लाह जो सब्जेक्ट्स मैंने देखा कि उन्होंने ऑप्ट किए हुए थे, वो मैंने वही वाले अपने सब्जेक्ट्स जो है वो ऑप्ट किए। और वो मेरी पहली अटेम्प्ट के थे, फिर मैंने शिफ्ट किया, फिर मैंने मूव किया और स्कोरिंग ट्रेंड देख के किया था। तो आप प्लीज बता सकते हैं कि स्कोरिंग ट्रेंड्स किन सब्जेक्ट्स के आजकल चल रहे हैं? सर अभी इस वक्त जैसा कि हम प्रीवियस ईयर्स में देखते आए हैं कि जेंडर स्टडीज ऑलवेज स्कोरिंग है, जेंडर स्टडीज में स्कोर आता ही आता है। उसके अलावा पॉलिटिकल साइंस में स्कोर आ रहा है। जी पॉलिटिकल जी। साइंस के अलावा अब पिछले 2-3 सालों से फिलोसफी में स्कोर नहीं आ रहा, लेकिन प्रीवियसली फिलोसफी में स्कोर आता था। तो फिलोसफी को तो इसमें से हम माइनस कर देते हैं। देन जी। क्रिमिनोलॉजी 60+ नॉर्मली भी कैंडिडेट्स के क्रिमिनोलॉजी में आ रहे हैं। हिस्ट्रीज की सही। अगर मैं बात करूं तो यूरोपियन हिस्ट्री में आ रहा है, यूएस हिस्ट्री में 2 साल से हिट हो रहा है, और हिस्ट्री ऑफ इंडो पाक भी 2 साल से बहुत बुरी तरह हिट हो रहा है। तो हिस्ट्रीज में से सिर्फ यूरोपियन हिस्ट्री थोड़ी सी बेहतर है जो कि स्कोर दिलवा सकती है। इसके अलावा सर पंजाबी ऑलवेज स्कोरिंग, उसमें स्कोर आएगा ही जी। आएगा। सोशियोलॉजी के कंपैरिजन में इवन अभी भी मैं कैंडिडेट्स को कहूंगी कि 26 वाली अटेम्प्ट के लिए भी जिन कैंडिडेट्स ने पंजाबी की जगह सोशियोलॉजी ऑप्ट किया, वो काइंडली पंजाबी की तरफ मूव करें। क्योंकि पंजाबी आपको थोड़े, अगर आप उतना ही तैयार करते हैं जितना रिक्वायर्ड है, मतलब एक उसकी स्मार्ट स्टडी भी करके जाते हैं, वो सोशियोलॉजी को अच्छा तैयार किए हुए से भी ज्यादा हेल्प करेगा। मेरी जो सबसे बड़ी सिस्टर है उन्होंने किया था, पंजाबी पढ़ी हुई थी उन्होंने अपने ना एजुकेशनल बैकग्राउंड में, तो वो मुझे गाइड करती होती थी पंजाबी में काफी ज्यादा। तो फिर मुझे वहां से भी थोड़ी मोटिवेशन मिल गई कि नहीं, मेरे घर में ही मौजूद है कि जिनसे मैं पंजाबी में गाइडेंस ले सकती हूँ। तो इसलिए सही। फिर मेरे लिए बड़ा आसान हो गया था इन सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करना। नहीं, और आपने स्टिल माशाल्लाह सारे 5-6 तो सब्जेक्ट्स में बता मैंने दिए ना। मेंशन। 5-6 जी। सब्जेक्ट्स तो आपने ट्रेंडिंग स्कोर के बता दिए मिस। यस थैंक सर। यू सो मच। अच्छा मिस, सेकंडली ये कि क्या देखती हैं कि हर सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए उसको क्लियर करने के लिए? कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं जी, हम 10 दिन में क्लियर कर सकते हैं, कुछ 1 महीना भी लेके बैठे रहते हैं। तो इस हवाले से आपका क्या जो है ओपिनियन है? सर मैं अगर ये बात कहूँ कि 10 दिन में कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छी तरह हो जाएगा तो दैट वुड बी रॉन्ग टू बी जी। ऑनेस्ट। क्योंकि मैंने अपने पीएमएस की फर्स्ट अटेम्प्ट में आप समझे कि ऑलमोस्ट 15 to 20 डेज दे के कुछ सब्जेक्ट्स को तैयार किया था और वो मेरा स्कोर नहीं आया था। बट फिर मैंने जब बाद में वही सब्जेक्ट्स को अच्छी तरह जब मैंने तैयार करके अपियर हुई तो मेरा उसमें स्कोर ज्यादा आ गया। तो मेरा ये कैंडिडेट्स को कहना है कि अगर आपको ये लगता है कि आप 10 दिन में एक सब्जेक्ट तैयार कर लेंगे, आप पास तो हो जाएंगे, बट अगेन आपको स्कोर नहीं आएगा। एंड बिल्कुल। सीएसएस एंड पीएमएस बोथ आर द गेम ऑफ स्कोर। अगर आप स्कोर अच्छा ले रहे हैं तो आपकी एलोकेशन की, और अगर आपका स्कोर नहीं आ रहा, आप उसमें वही 600 पे फॉल कर रहे हैं, 650 पे फॉल कर रहे हैं। इवन अब नॉर्मली सीएसएस में भी अगर आपको टॉप ग्रुप्स चाहिए तो आपको 650+ मार्क्स चाहिए, क्योंकि हर कोई 180 या 190 इंटरव्यू में नहीं ले सकता। फॉर दैट रीजन आपको अपना रिटर्न का स्कोर ही इंप्रूव करना है, और उसके लिए फिर आपको हर सब्जेक्ट को अच्छी तरह ही तैयार करना पड़ेगा। हाँ, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि एक स्मार्ट स्टडी के साथ हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस है, मैंने अपनी डिग्री के साथ पॉलिटिकल साइंस पंजाब यूनिवर्सिटी से प्राइवेट मास्टर्स कर लिया था। तो मेरे लिए बड़ा आसान था कि मैंने इस तरह से स्मार्ट स्टडी के साथ तैयार कर लिया कि मैंने पेपर से 10-15 दिन पहले भी अगर पढ़ा तो वो मुझे आता होता था। बट नॉर्मली ऐसा नहीं हो रहा होता अनलेस आपने कोई चीज प्रीवियस से पढ़ी हुई है, या आप उसकी स्मार्ट स्टडी कर सकते हो। आप 10 दिन में, या ये कह दो कि 7 दिन में कर लिए, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, रिवीजन होगी, रिवीजन 7-8 दिन में हो जाती है, दैट इज फाइन। लेकिन एक सब्जेक्ट को कंप्लीटली तैयार करना और ये कहना जी 10 दिन में तैयार हो गया, अब मैं पेपर के लिए रेडी हूँ, ऐसा नहीं होता। पेपर के लिए तैयार होने के लिए भी आपको प्रॉपर टेस्ट सेशन में जाना पड़ता है। हर एक एक टॉपिक के ऊपर आपको एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके दिखाना पड़ता है, उसे इवेल्युएट कराना पड़ता है, फिर आपकी तैयारी होती है। सही में। आपका ओपिनियन इसलिए भी ज्यादा मैटर करता है मिस, क्योंकि आप 3 से 4 लोगों का जो है ना वो एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं, तो इसलिए बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। सेकेंडली मिस, ये कि जब आपने प्रेप की तो आप ड्यूर साथ जो है वो जॉब कर रही थी या स्टडी ही कर रही थी?
सर मेरी जो पहली सीएसएस की अटेम्प्ट थी वो तो मैंने राइट आफ्टर बैचलर्स दे दी थी, मतलब नवंबर जी 2020 में मेरी डिग्री कंप्लीट हुई थी, बीएस ऑनर्स कंप्लीट हुआ, और मैं फेब में आगे एग्जाम्स दे रही थी सीएसएस के। अब वो टाइम था लॉकडाउन का जो मैंने उस टाइम को जी। मैंने यूटिलाइज किया था, जब पाकिस्तान में पूरे में लॉकडाउन हुआ था मार्च 2020 में। तो मार्च सही 2020 से आप लेके के समझे कि नेक्स्ट ईयर फेब तक फिर मैंने तैयारी की थी आराम से अपनी थीसिस के साथ साथ। तो आई वुड सही। से कि वो टाइम तो मेरा ऑब्वियसली डिग्री का था, डिग्री के साथ साथ मैंने तैयारी की, मैं लॉकडाउन में थी तो फ्री थी, मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी। तब तो मैं जॉब नहीं कर रही थी, लेकिन मेरी सेकंड अटेम्प्ट और थर्ड अटेम्प्ट जब मैंने सीएसएस पीएमएस की दी हैं तो उसके अंदर मैंने जाके फिर जॉब के साथ साथ तैयारी की। आई वॉज अ लेक्चरर एट डीपीएस, उस टाइम पे मैंने डीपीएस में थी। फिर उसके बाद अभी तो मेरी 6 मंथ्स हुए हैं मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में आए, लेकिन मैं उससे पहले अटेम्प्ट सारी अपनी दे चुकी हुई थी। तो सही। मैंने जॉब के साथ साथ ही अपनी जो ये वाली अटेम्प्ट है जॉब के साथ ही दी है। सही। तो मतलब कह सकते हैं कि मुश्किल नहीं है जॉब के साथ सीएसएस क्लियर करना। सर है भी मैं ये कहूँ कि अगर फॉर एग्जांपल एक कॉर्पोरेट सेक्टर में कोई है तो उसके 9 to 5 अगर टाइमिंग्स है, उनको घर से 8 बजे निकलना पड़ता है, 7 बजे उठना पड़ता है, घर पहुंचते पहुंचते उनको 6 साढ़े 6 बज जाते हैं, तो उनके पास फिर रात को टाइम बहुत कम बचता है। लेकिन जी उसमें भी वो चाहे तो मैनेज कर सकते हैं, आप अपने स्लीप आवर्स बिल्कुल। कम कर दें, आप अपने ऑफिस के टाइम यूटिलाइज कर दें, आप अपनी ब्रेक्स को यूटिलाइज करें, आप घर आके सोशल मीडिया को टाइम कम दें। अगर आपने ये इरादा कर ही लिया कि मैंने सीएसएस या जी पीएमएस करना है तो फिर फैमिली टाइम भी आप लिमिटेड बिल्कुल। कर दें, और अपना टोटल फोकस अगर आप रखें पढ़ाई की तरफ, देन डेफिनेटली आप जॉब के साथ भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली फिर अपने आप को थोड़ा सा वो करना पड़ता है मैनेज। अच्छा मिस, डिफरेंट लोग कह रहे होते हैं कि एकेडमी के बगैर तैयारी नहीं है, या कुछ लोग सेल्फ स्टडी भी कर रहे होते हैं। तो आप क्या कहती हैं कि लेनी चाहिए एकेडमी किसी, मतलब 3 से 4 महीने, जैसे नोवा एकेडमी पढ़ाती है 3 से 4 महीने। आप क्या कहती हैं कि एकेडमी जाना चाहिए या नहीं, फॉर राइट डायरेक्शन? क्योंकि लोग जो है वो, उनको डायरेक्शन ही पता नहीं होती, वो किसी और तरफ निकल पड़ते हैं और एंड पे जाके फिर नतीजा सबके सामने होता है। सर बिल्कुल, मैं उन कैंडिडेट्स की तरफ अगर उनसे बात करूं, मुखातिबों की बात करूं जिनके पास अभी बेस लेवल का नॉलेज भी नहीं है, तो उनको तो जी डेफिनेटली एकेडमी की तरफ जाना ही चाहिए, ताकि उनको गाइडेंस मिल जाए, जी ये सब्जेक्ट स्कोरिंग है, ये नहीं स्कोरिंग, ये रखने हैं ये नहीं रखने। अब मेरे पास तो गाइडेंस थी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास मेरी सिस्टर भी थी, मेरे फादर थे, सब मतलब मेरे ऑलरेडी मुझे इन चीजों का पता था। लेकिन वो कैंडिडेट्स जिनको नहीं पता उनको डेफिनेटली एकेडमी में जाना पड़ेगा। एक सब्जेक्ट को उनको पढ़ना आना, एक समझ आनी चाहिए कि हमें सिलेबस को किस तरीके से तैयार करना है। और वो मेरा ख्याल है, अगर आप देखें कि हम बैकवर्ड एरियाज के कैंडिडेट्स की बात करें तो उनके लिए तो डेफिनेटली बहुत जरूरी हो जाता है कि वो अकेडमीज को जी ज्वाइन करें। और बिल्कुल। मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी हमारे पास अकेडमीज भी हैं। और जी बिल्कुल। कैंडिडेट्स चाहें तो वो अगर अपने टाइम को, अपने रिसोर्सेज को ना होते हुए भी, लेकिन वो अगर आके यहाँ हॉस्टल्स में रह लेते हैं, कोशिश करते हैं कि हॉस्टल में रह लें, अगर इंटरनेट की फैसिलिटीज उनके एरियाज में, रिमोट एरियाज में नहीं अवेलेबल, तो वो हॉस्टल्स में आके रहें, यहाँ आके तैयारी करें, और वो एक अच्छी तरह उनकी तैयारी एकेडमीज में हो जाएगी। लेकिन वो कैंडिडेट्स जिनके पास गाइडेंस है उनको जरूरत नहीं है एकेडमीज की, सही। वो टोटली सेल्फ स्टडीज कर सकते हैं। हाँ, वो एक आध मेंटोर से किसी से बात कर लें जिनसे उनको लगता हो कि ये हमें गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं रिगार्डिंग सब्जेक्ट सिलेक्शन एंड ऑल। बाकी उनको अपनी सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। यूट्यूब और जितने भी हमारे पास एआई टूल्स हैं उनसे वो आराम से स्टडी कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एआई की आपने खुद ही बात कर दी, मैं वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही था कि एआई कितना हेल्प करता है फॉर सीएसएस स्टूडेंट्स, क्योंकि वो नॉर्मली आपको फेक रेफरेंसेस भी दे रहा होता है, या इंटरनेट से कहीं से भी उठा के डाटा दे देता है। तो कुछ अथेंटिक होता है, कुछ नहीं होता। तो आप क्या कहती हैं कि उससे कितना जो है वो हमें फैसिलिटेट कर सकता है? सर मैंने जो अपनी पहली 3 अटेम्प्ट थी ना, 2 सीएसएस की और एक पीएमएस की, उन अटेम्प्ट्स में मेरी जब क्वालिफाई होता था, एलोकेशन नहीं होती थी मेरी, जी मैंने टोटल अपनी तैयारी खुद की है। कोई एआई का उस टाइम पे जमाना नहीं था, एआई अगर जी आए भी थे तो मैं इतनी ज्यादा तैयारी एआई को देख के या नहीं करती होती थी। मेरा था कि मैंने हर फैक्ट एंड फिगर अपनी फैक्ट बुक खुद बनाई होती थी। हर चीज जो मुझे न्यूज़पेपर में रेलिवेंट फैक्ट लगता था, इकोनॉमी से रेलिवेंट, जेंडर से रेलिवेंट, जो भी है पाकिस्तान के इंडेक्सेस वगैरह, वो सारे मैं खुद नोट डाउन करती थी अपने पास। एंड सही। बिलीव मी, ये खुद नोट डाउन करने वाली चीज ने मुझे बड़ा हेल्प किया, क्योंकि मैं एक दफा वो नजर से गुजर जाता था, मैं उसको अच्छी तरह पेपर में जाके लिख के आती थी, मेरे मेमोराइज हो जाता था। लेकिन अब एआई टूल्स हमारे पास है ना, अब कैंडिडेट्स क्या करते हैं, वो इजी होते हैं। एआई को कमांड दी है, एआई ने आपको डाटा दिया है, आपने कॉपी पेस्ट करके उसे एक फाइल में, वर्ड की फाइल में रख छोड़ा है। आप उस वर्ड की फाइल का प्रिंट नहीं लेंगे, उसे पढ़ेंगे नहीं, उसको आप किसी आंसर में इनकॉपरेट नहीं करेंगे, तो आपको वो कैसे याद रहेगा? क्योंकि एआई तो बिल्कुल। बहुत सारे आपको स्टैट्स और फैक्ट्स एंड फिगर फैब्रिकेटेड भी दे देता है। मैं ये बात नहीं कहूंगी कि जो एग्जामिनर है उसको सारा कुछ ही पता होता है, डेफिनेटली एक एग्जामिनर है, मैं खुद भी एग्जामिनर रह चुकी हूँ, मुझे पता है कि हमें हर रेफरेंस या हर वो स्टैट हमें भी याद नहीं होता, बट स्टिल बिल्कुल। आपको 80% या 90% तो आपको असल ही लिखने पड़ते हैं। अब बिल्कुल। पाकिस्तान के इंडेक्सेस हो गए, वो तो डेमोक्रेसी का हो गया, जेंडर का हो गया, जी ये तो बेसिक सी चीजें आपको पता होनी चाहिए, और वो आती है बिल्कुल। न्यूज़पेपर रीडिंग से। सो अगर आपको एआई की यूटिलाइजेशन करनी भी है ना, उसकी दो तीन चीजें सर। एक तो ये कि
अब हम जो दोस्त करते थे, मतलब इस अटेम्प्ट पे मेरे और मेरे कुछ कोलीग्स ने, हमने मिलके ना चैट जीपीटी या कोई भी एआई टूल जो हम यूज करें उसका प्रो वर्जन ले लिया होता था, सब मिलके लेते थे और उसको यूज करते पेड थे। वर्जन जो तो होता है। हाँ, पेड वर्जन जी। में ये होता है कि काफी हद तक स्टैटिस्टिक्स इंप्रूव हो जाते हैं और ठीक जो देता है डाटा वो। होता है, हाँ वो ठीक देता है वो। सही। दूसरा ये कि अगर हमने फॉर एग्जांपल उनसे स्टैट्स नहीं लेना ना, तो हम उनसे ओवरऑल पॉइंटर्स तो ले सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स तो ले बिल्कुल। सकते हैं, वो आर्ग्यूमेंट्स को हम अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं, उनको हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, बिल्कुल। स्टैट्स और फैक्ट्स एंड फिगर जो हैं वो आप कहीं और से देख सकते हैं। अब आप चैलेंजेस देख लें डेमोक्रेसी से रेलिवेंट, तो उससे तो वही देना है जो गूगल पे आपको हर जगह मिलेंगे। तो इसलिए बिल्कुल वो ऐसा। फैब्रिकेट नहीं कर सकता। हाँ, स्टैट्स को आप ना यूटिलाइज करें, लेकिन जो आपके पास बाकी डाटा, वो बाकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसको तो आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो एआई की यूटिलाइजेशन भी बड़े तरीके से एक स्मार्ट वे से करनी पड़ती है। सही। सही। अच्छा मिस, एक बहुत बड़ा जो है आप कह लें मार्क्स का एरिया कह लें या मेन कोर थीम कह लें सीएसएस का, वो ऐसे और प्रेसी है। तो यस उसके लिए डिफरेंट लोग डिफरेंट बातें कहते हैं, कुछ गलत कर रहे होते हैं, कुछ ठीक कर रहे होते हैं, कुछ स्टूडेंट की समझ में आ रहा होता है या कुछ कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि कैसे करना है। कुछ कह रहे होते हैं कि रेफरेंसेस देने होते हैं, कुछ कह रहे होते हैं कि इसके ऊपर आर्गुमेंट करना होता है। तो उस हवाले से थोड़ा एक राइट पाथ बता दें कि क्या करना होता है ऐसे में और प्रेसी में। सर, मेरा हर दफा अपनी अटेम्प्ट में ऐसे में स्कोर बहुत अच्छा रहा है। मेरा अभी भी पीएमएस में ऐसे में 60 स्कोर आया, विच इज अमंग दी माशाल्लाह। हाईएस्ट स्कोर्स। और प्रीवियस मेरी जो अटेम्प्ट थी उसमें भी मेरा 55-52 के राउंड स्कोर था। और उससे पहले सीएसएस में भी मेरा, नॉर्मली उस टाइम पे ऐसे जो आए थे हमारे वो बहुत डिफिकल्ट आए थे, चैलेंजिंग आए थे, तो 45 प्लस मेरा हमेशा स्कोर जा रहा था। तो सही। ऐसे की अगर मैं बात करूं, मेरा जो तरीका था ना वो वही है जो बैक इन 2020 मैंने जिन सर से एक गाइडेंस ली थी। उनका नाम है सर सही। रहील सफ़ी खालिद, वो अपनी फैमिली के साथ इस वक्त कनाडा में होते हैं। उनसे मैंने ऐसे का एक तरीका जो सीखा था, वही तरीका मैं अभी तक यूटिलाइज करती आ रही हूँ और उससे मेरा स्कोर अच्छा है। सर, वो तरीका सिंपली ये होता है कि अगर आप एग्जामिनर के लिए अपनी आउटलाइन ही इतनी इजी करके, इतनी अंडरस्टैंडेबल करके लिख दें कि उसको आपके ऐसे को पढ़ के समझने की जरूरत ना पड़े, तो फिर आपका 90% काम उधर से बन जाता है। तो पहला मेरा कहने का मकसद ये कि आपको अपनी आउटलाइन को पहले अच्छी तरह बनाना आना चाहिए। सही। आउटलाइन पूरी की पूरी एक साइंटिफिक, आप समझे, मेथड है, जिसमें सबसे पहले ऊपर आपने आउटलाइन की हेडिंग दे दी, आउटलाइन सही। के नीचे आपकी इंट्रोडक्शन की हेडिंग आ गई। अब इंट्रोडक्शन की हेडिंग के नीचे आपके पास दो सिनेरियोज होते हैं, दो केसेस होते हैं कि आप चाहें तो उसको एम्प्टी छोड़ सकते हैं, या उसके अंदर ही आप अपनी थीसिस स्टेटमेंट विदाउट एडिंग दी हेडिंग ऑफ थीसिस स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। अब थीसिस सही। स्टेटमेंट क्या होती है? वो आपका स्टांस होता है, मतलब वो आपका मेन आर्ग्यूमेंट जो आप ऐसे बॉडी के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कॉजेज एंड इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आपने बताना है कि देयर आर न्यूमरस कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज और उसके न्यूमरस इम्पैक्ट्स हैं जिनको रिजॉल्व करने की जरूरत है। ये सिंपल आपकी एक थीसिस स्टेटमेंट हो गई। आपने स्पेसिफाई नहीं करना कौन से कॉजेज, कौन से इम्पैक्ट्स और कौन से सॉल्यूशंस, बस आपने सिंपली उसको लिख देना है कि बहुत सी कॉजेज हैं, बहुत से इम्पैक्ट हैं और उसके सॉल्यूशंस हमें लेने चाहिए, इफेक्टिव सॉल्यूशंस होने चाहिए। ये एक सही। जनरल सी होगी। देन आप डिकोडिंग द टर्म क्लाइमेट चेंज, ये क्लाइमेट चेंज है क्या, उसकी डिकोडेशन का एक पॉइंटर आ जाता है। उसके बाद सिंपली कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब आप अगर फॉर एग्जांपल आपको तीन हेडर्स आए, कॉजेज, इम्पैक्ट एंड सोल्यूशन, तो आपने तीन या चार कॉजेज, चार इम्पैक्ट, चार सोल्यूशन बताने हैं। उनको आपने इक्वालिटी की बेसिस पे डिवाइड करना है कि चार कॉजेज, चार इम्पैक्ट, चार सोल्यूशन। और हर पॉइंटर के नीचे, हर आर्ग्यूमेंट के नीचे मैं एक एक केस इन पॉइंट ऐड करती थी, नॉट इन दी सॉल्यूशंस, लेकिन अपने मेन आर्ग्यूमेंट जैसे कॉजेज और इम्पैक्ट्स हैं उनके अंदर मैं एक एक केस इन पॉइंट, और केस इन पॉइंट कोई स्टैट्स हो सकता था, कोई न्यूज हो सही। सकती थी, कोई भी केस स्टडी हो सकती थी, कुछ भी उसके अंदर ऐड करती थी। फिर उसके अलावा उसके बाद जब मेरे सॉल्यूशंस का आती थी हेडिंग, तो उसके अंदर मैं बड़े सब्सटेंशियल आर्ग्यूमेंट डालती थी। एंड बाय सब्सटेंशियल आर्ग्यूमेंट आई मीन ये नहीं कि बस हवाओं में कोई बात कर दी कि ऐसे कर लेना चाहिए, वैसे कर लेना चाहिए। कर लेना चाहिए तो सबको पता है, लेकिन कैसे करना है, व्हाट आर दी सही। सॉल्यूशंस, मुझे कोई एक, अगर एक स्टूडेंट एक ऐसा पॉइंटर लिख देना कि हर कंट्री को ऐसे कर लेना चाहिए, ऐसे कर लेना चाहिए, भी कैसे कर लेना चाहिए, जिन कंट्री के पास रिसोर्सेज ही नहीं है वो ऐसे कैसे कर ले। तो आपको उसके बिल्कुल। अंदर वो आर्ग्यूमेंट्स या फिर वो मेथोडोलॉजीज, वो चीजें ऐड करनी पड़ती है जो इंटरनेशनली प्रैक्टिस हो रही है, जो सही। इंटरनेशनली ऑलरेडी हो। जैसे फॉर एग्जांपल, लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जिक्र नहीं करते, उनको ऐड करें। पॉइंट नंबर 4 हो गया, पॉइंट नंबर 13 हो गया, 13 क्लाइमेट चेंज से रेलिवेंट है, तो आप उनको ऐड करके लिख सकते हैं। फिर उसके अलावा हम जीएलओएफ के बारे में मेंशन कर सकते हैं। फिर COP 29 के अंदर जो भी डिस्कशन हुई, COP 30 के अंदर, फिर उसके अलावा जो लॉस एंड डैमेज फंड है, इतनी ऐसी चीजें हैं हमारे पास, इतने ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे होते। हम सिंपली बात करते हैं ऐसे होना चाहिए। अब कार्बन टैक्सेशन हो गया, ये वो ऐसी चीजें हैं जो अगर स्टडी की हो इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, तो आपको वो चीजें इनकॉर्पोरेट करनी आ जाती है सोल्यूशन के अंदर। तो मतलब इसके बाद नेक्स्ट कंसिस्टेंसी। जो लास्ट पॉइंट रहता है वो हमारे पास कंक्लूजन का आ जाते हैं। सही। मिस, कंसिस्टेंसी, रिलेटेड पॉइंट्स और टू द पॉइंट, ये चीजें जो यस है सर। वो मैटर करती हैं। यस सर, अच्छा। बिल्कुल।
अच्छा। अच्छा मिस, एक और जो बहुत ही नॉर्मली ज्यादा सुनने को मिलती है, पास पेपर्स। तो यस सर। क्या आप कहते हैं कि कितना किरदार अदा करते हैं सीएसएस को क्रैक करने में पास पेपर्स जो हैं? सर पास्ट पेपर्स हेल्प करते हैं, डेफिनेटली हेल्प करते हैं, बट नॉट इन ऐसे और प्रेसी आई वुड से, कि उसके अंदर हम देख रहे हैं कि बहुत कम ऐसा होता है कि कोई चीज रिपीट हो जाए। हाँ, एरिया या टॉपिक आप कह सकते हैं रिपीट हो सकता है, जैसे जेंडर हो गया, क्लाइमेट हो गया, लेकिन स्टेटमेंट कभी भी रिपीट नहीं हुई। ये हमने देखा हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ। हाँ, नहीं, पाकिस्तान फॉर स्टडी आप कह डिफरेंट लें। सब्जेक्ट, मतलब डिफरेंट टॉपिक्स, जी जी। एक तो ऐसे हो गया ना, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए मतलब हेल्प करते हैं। बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि वो आप पूरा एरिया तैयार कर लेते हैं उसमें, वो फिर आगे किसी भी तरह से आ जाए। फॉर एग्जांपल मैंने इंडो पाक हिस्ट्री में मेरा 74 स्कोर था। अब इंडो पाक हिस्ट्री के मैंने सारे पास्ट पेपर्स तैयार किए थे, और वो पाकिस्तान सही। स्टडीज में भी मेरी हेल्प हो गई थी, और मेरी इंडो पाक हिस्ट्री में भी हेल्प हो गई थी। फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा कि एम्परर अकबर से रेलिवेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैंने अकबर को हर डायमेंशन से कवर किया था। ठीक है, उसकी सारी सही। पॉलिसीज को मैंने, तो पास्ट पेपर्स डेफिनेटली हेल्प करते हैं। और मिस, ये यूट्यूब, सोशल मीडिया, जो इस तरह के लेक्चर्स होते हैं या आपको स्पीचेस मिल रहे होते हैं, ये भी फैसिलिटेट करते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज हो गई। सर बहुत फैसिलिटेट करते हैं। मैं अगर ये बात करूं कि मेरी तैयारी में सबसे ज्यादा हेल्पफुल कौन रहा है, तो वो दैट वुड बी यूट्यूब। कौन सा सोर्स सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहा है, तो वो यूट्यूब बहुत हेल्पफुल रहा है, क्योंकि यहाँ से मैं जो ऑलरेडी मेरे समझे एक बार नोट्स बन गए थे ना, मैंने उन नोट्स के अंदर जो डाटा इनकॉर्पोरेट किया है ना, वो इधर से यूट्यूब से किया है। अब आपको यहाँ पे बनी बनाई हर चीज मिल जाती है। अब मेरे पास जो नोट्स पड़े अपने हैंड रिटन जो नोट्स हैं, उनके अंदर मैं कहीं से फैक्ट हो गया, कोई आर्ग्यूमेंट हो गया, वो मैं यूट्यूब से देख के ऐड कर लेती थी, तो उनकी वैल्यू एडिशन हो जाती थी। इसलिए मैं तमाम कैंडिडेट्स को ये कहूंगी कि यूट्यूब इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी आई वुड से, तो इसको जरूर कंसल्ट करें। अच्छा मिस, अगर थोड़ा सा बात करें इंटरव्यू की, तो उस दिन क्या, एक तो फीमेल्स का होता है या मेल्स का भी कह लें, ड्रेस होता है, ड्रेस कोड जो होता है। नॉर्मली यस। लोग किसी और मतलब कलर कम्बिनेशन ठीक नहीं होता। मैं एक सीएसएस के मेंटोर हैं, उनसे सुन रहा था कि आपके जो शर्ट का कलर होता है वो कहीं और जा रहा होता है, आपके कोट कलर कहीं और जा रहा होता है। तो उस हवाले से एक तो वो बता दें कि इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, आपका ड्रेस कोड कैसे होना चाहिए, क्या चीज़ आपको उस दिन पता होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, कैसे वेल ड्रेस होना है, क्या जो है एसओपीज फॉलो करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, नॉर्म्स क्या होने चाहिए, वो चीज़ें प्लीज़ अगर। सर एसओपीज में अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहली चीज तो है कॉन्फिडेंस। अगर आपने एक ड्रेस पहना, वी आर इन यू आर कॉन्फिडेंट एनफ टू कैरी इट प्रॉपरली, तो फिर कोई मसला नहीं है। अगर आप सही। अपने ही ड्रेस के अंदर स्लाउच कर रहे हैं, या फिर आप कॉन्फिडेंट नहीं है, आपके बोलने से पता लग रहा है कि आप शाय हैं, या आप में कोई कंफ्यूजन चल रही है, कोई एंग्जाइटी है, देन डेफिनेटली उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। अब जहां तक बात रही ड्रेस कोड की, सर फीमेल्स के लिए प्लेन सॉलिड, एंड दैट वुड बी ऑफ डार्क कलर्स। क्योंकि डार्क कलर्स वो हैं, अगर हम एक अप्रोच की बात करें, तो जो मेल्स हैं उनको डार्क कलर्स ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं एज कम्पेयर टू लाइट कलर्स। और जो जितने भी हमारे पास पैनलिस्ट हैं हम देखते हैं, वो नॉर्मली ज्यादा मेल्स जो होते हैं, और फीमेल्स जी। कम होती है, उनमें एक आध फीमेल होगी। तो इसलिए वो जो फीमेल्स के लिए सॉलिड कलर और वो भी डार्क कलर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने अपनी फर्स्ट 2 अटेम्प्ट के अंदर, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने डार्क ब्लू, देन मैंने डार्क ग्रीन, और अभी वाली अटेम्प्ट में मैंने फिर डार्क ब्लू कलर पहना था, जो कि मुझे काफी ज्यादा सूट किया था। अगर मैं मेल्स की बात करूं, तो उनके लिए भी सॉलिड ब्लू कलर बहुत अच्छा लगता है, या ब्लैक कलर, और नीचे व्हाइट टाई, और उसके ऊपर सॉरी व्हाइट शर्ट और टाई साथ मैचिंग वो कर सकते हैं। तो उस दिन अगर आपने जो भी ड्रेस पहना, उसका आपने कॉन्फिडेंस से कैरी किया हुआ है, दैट इज द प्योर आर्ट। अगर आप कॉन्फिडेंस से कोई भी ड्रेस अपना कैरी कर रहे हैं, तो वो जो भी पैनलिस्ट आपके सामने बैठे हैं, उनको लगेगा ही नहीं कि आपको कोई कंफ्यूजन है, अगर आप अपने कॉन्फिडेंस में हैं तो। उस वो सही। ड्रेस को नहीं फिर जज करेंगे, फिर वो आपके कॉन्फिडेंस को करेंगे। बिल्कुल। और इसके बिल्कुल। अलावा मैं अगर बात करूं, तो ये एक बड़ी कैंडिडेट्स के लिए ये बहुत डिफरेंट चीज होती है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनको, जो इंटरव्यू जब करीब आता है ना, तो वो एक दो दिन पहले से ना, जो करंट अफेयर्स की न्यूज होती है, फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर वगैरह, उनसे दूर हो जाते हैं। उनको ये लगता है हमें हम्म। अपने सब्जेक्ट्स को ज्यादा तैयार करना है। तो ऐसा बहुत दफा हमने देखा है कि पैनलिस्ट आपसे उसी दिन के न्यूज़पेपर की न्यूज पूछते थे कि आज के न्यूज़पेपर में क्या आया है, मॉर्निंग में सही। आज पढ़ के आए, और वो उससे क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप करंट अफेयर से भी इन टच रहें उन्हीं दिनों में। सही। अच्छा मिस, ये एक बहुत बड़ी मिथ है, सॉरी अगर आपको बुरा लगे तो मुझे माफ कीजिएगा। वो ये नो कि सर। लोग कहते हैं कि सीएसएस और पीएमएस को पास करने के लिए पैसे चलते हैं, रिश्वत चलती है। इस हवाले से मुझे, मैं ये क्वेश्चन जो है वो जिस साहब से भी किया या जिस मैडम से भी किया, उन सब से पूछा है, और सब ने यही कहा है कि नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ मिथ है। तो आप भी प्लीज इसको क्लैरिफाई करें कि ये झूठ है या सच पे है, जो भी आपको इस हवाले से लगती है बात। सर अगर मैं एक सिंपल सा एक फ्रेज बोलूं, तो मुझसे बाकी बहुत सारे लोग, और इवन आप भी वो इस बात से एग्री करेंगे
कि अगर सीएसएस और पीएमएस पैसे से होता होता तो हम लोग यहाँ पे ना बैठे होते, जी ऐसे डेफिनेटली। ही है, तो बिल्कुल हम में ऐसे से कोई भी लोग जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर वो पैसे से अगर की बात करें जी, पैसे से सीएसएस पीएमएस हो जाता तो हम कभी भी सीएसएस और पीएमएस का पार्ट ना होते। तो सीएसएस और पीएमएस का पार्ट वही लोग होते जो कि पाकिस्तान की एलीट फैमिलीज में, आपको पता ही है मैं किन की बात कर रही हूँ, जी जी। वही लोग बैठे होते। फिर उसके अलावा ब्यूरोक्रेसी में नॉर्मल कोई मिडिल क्लास का बच्चा आ ही ना सकता। और हमने देखा है बिल्कुल कि ऐसे ही। 99% ऑफ मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास आर अ पार्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी। वो मेहनत के बल पे ही आगे आते। पैसों के बल से होता तो फिर तो अभी तक ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम एग्जिस्ट ही ना कर रहा होता बिल्कुल, पाकिस्तान की हिस्ट्री से। क्योंकि मुझे लाइक अपनी अदर किसी भी डिपार्टमेंट, अदर पोस्ट थिंग्स के यू नीचे ना डू। 90% कमेंट यही देखने को मिलते हैं कि पैसे पैसे फेंक, तमाशा देख। तो इस तरह की डिफरेंट चीजें जो है ना वो, और इसीलिए मैं हर इंटरव्यू में ये बात पूछता हूँ ताकि लोगों को ये चीज क्लैरिफाई हो कि ऐसे कोई बात नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मिथ है। अच्छा मिस, जी वो दिन मुझे बताया जिस दिन आपने देखा कि मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, तो क्या फीलिंग्स थी? सर, बहुत सडन हमारा रिजल्ट अनाउंस हुआ था। इट वाज 7 नवंबर और 4:17 PM पे आई रिमेम्बर के रिजल्ट आया था। मैं अपनी मदर शाम के को? साथ घर में बैठी बात, जी जी, शाम को 4:17 PM मैं अपनी मदर के साथ, अपने फादर के साथ बैठी बातें कर रही थी। और एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है मेरे फोन पे कि आप एलोकेट हो गई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड आई सही। थॉट इट वाज अ जोक विद मी, मैंने कहा जो शायद कोई मजाक कर रहा है। फ्रैंक। हाँ, मैंने जब वो खोला नोटिफिकेशन तो मैंने उसको ना वो ज्यादा बॉदर नहीं किया, मैंने कहा ये पता नहीं किया। फिर जो दोबारा एक और जगह से जब मैसेज आया, मैंने फौरन जाके पीपीएससी की वेबसाइट ओपन की, अपने फादर सही। को अपनी मदर को बताया बगैर। मैंने खुद जब तक लिस्ट नहीं देखी, मैंने अपना नेम देखा, कंफर्म किया मेरे फादर का नेम बड़ा डिस्टिंक्ट है, ऐसा लोगों का नेम नहीं होता नॉर्मली। मैंने वो देखा, तब मुझे सुकून आया। फिर मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, और मेरे फादर, मेरी मदर, मेरे भाई तो खुशी से सारे एकदम से चीखे मार के मुझे गले लगाया हुआ था। दैट वाज अ प्योर प्योर फैमिली मूवमेंट, और इतना इमोशनल मूवमेंट था वो। इमोशन। और मेरी सिस्टर्स आ गई ऑब्वियसली फौरन बंदा सारी जब मुझसे इतनी मिलने। मेहनत कर रहा होता है एक चीज को अचीव करने के लिए, जी, साला साल से पढ़ रहा होता है, ये एक ड्रीम होता है। 5 years सर, इट्स अ बिल्कुल। लॉन्ग लॉन्ग और जर्नी। फिर दूसरी बात है कि आप पे अगर आप कहें ना कहें, एक इंसान के अंदर से फीलिंग होती है कि मेरी फैमिली है सारी, मुझे भी करना है। बिल्कुल तो ऑब्वियसली बंदे बिल्कुल को प्रेशर भी होता है, मोटिवेशन भी होती है, फिर इमोशंस भी होते हैं। तो बिल्कुल। ऑब्वियसली। अच्छा दूसरी बात मिस, लोग कहते हैं कि एक दफा आप सीएसएस आपने पास कर लिया, आगे की लाइफ बहुत आसान है। क्या पॉलिटिकल प्रेशर होता है, या क्या टफ रूटीन होती है, या अपनी जो आपकी, आप कह लें कि पर्सनल लाइफ है, डिस्टर्ब होती है या नहीं? सर, पर्सनल लाइफ तो मैं कहूंगी, और जॉब की अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो कोई भी जॉब आसान नहीं है। ऐसा ही है, अगर बिल्कुल। हम ये बात करते हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर की कोई जॉब अगर आसान है, या फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल एक क्लरिकल जॉब आसान है, आसान कुछ भी नहीं है। हाँ, ये चीज जरूर है कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पे ज्यादा है, लेकिन फिर हम सोच समझ के ही इस फील्ड में बिल्कुल। आए हैं ना। अगर बिल्कुल हमें ऐसे ही ना है। पता होता तो हम ऐसे ही तो ना आते। डेफिनेटली हमने ये देखा कि हमारे अंदर हम प्रेशर हैंडलिंग कर सकते हैं। एंड हमारे बिल्कुल फिर साइकोलॉजिकल में वो यही चीज तो देखते हैं कि आइदर हम प्रेशर हैंडल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। पॉलिटिकल प्रेशर्स भी होते हैं, फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब होती है। आप अगर अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, अच्छे मैनेजर हैं, और आप बैलेंस अच्छा कर सकते हैं वर्क लाइफ को, वर्क और फैमिली लाइफ को, तो फिर इससे बढ़ के कुछ भी नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली खवातीन हो गई या मर्द हो गए जिनकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, जॉब की वजह जी। से होती है, वो मैनेज अच्छी तरह कर लेते हैं। आउट ऑफ, बिल्कुल। हम अगर देखें अपने आउटसाइड हम देखें, तो तमाम लोग जो जॉब फील्ड में है, सबकी फैमिली लाइफ कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रही होती है। इट्स ऑब्वियसली। जस्ट कि आपकी फैमिली कोऑपरेटिव है आपके साथ, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई, सब अगर कोऑपरेटिव है आपके साथ, देन डेफिनेटली आपकी लाइफ इजी हो सकती है। क्योंकि उनको पता है कि बिल्कुल। आप एक रूटीन फॉलो करें। हम अपने फादर को देखते हैं, हम अपनी मदर को देखते हैं, मैं अपनी सिस्टर को देखती हूँ, सब सिस्टर्स को देखती हूँ, दोनों को, तीनों को, सिस्टर्स को, अपने भाई को देखती हूँ। तो मैं ये देखती हूँ कि एक फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेसमैन भी अगर है तो उसके ऊपर भी प्रेशर तो है। प्रेशर तो हर ऑब्वियसली। फील्ड में बिल्कुल। है। प्रेशर तो एक आप समझिए कि एक फ्रीलांसिंग की कंपनी से लेके एक क्लरिकल जॉब हो गई, एक ब्यूरोक्रेट हो गया, हर किसी पे प्रेशर है, हर तरह का। बिल्कुल। आपको प्रेशर हैंडलिंग आनी चाहिए आई वुड से। और बिल्कुल जिसको प्रेशर ऑब्वियसली, आप हैंडलिंग जितनी आती है बड़ी वो आगे पोस्ट बढ़ता पे है। बैठे होते हैं फिर उस हिसाब से ही आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं। बिल्कुल। और हम जो अच्छा देखें उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए, और उसीलिए तो हम इस फील्ड में आए, जानते हुए ही आए हैं। कोई भी ऐसा नहीं बिल्कुल होता जिसको बिल्कुल। ये नहीं पता होता कि आगे जाके उसके साथ ये होना है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिल्कुल ज्यादा ऐसे होगी। ही, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा मिस, ये एक और बात के, नॉर्मली लोग जिस चीज को मोटिवेट बना के चल रहे होते हैं सीएसएस की तैयारी के लिए, कि बाद में अच्छे पर्क्स मिलेंगे, गार्ड्स होंगे, गाड़ी होगी, घर मिल जाता है, इस हवाले से थोड़ा सा आप एक जनरल ओवरव्यू दे दें कि हैंडसम अमाउंट मिल जाती है, घर मिल जाता है या नहीं मिलता, गाड़ी मिल जाती है या नहीं, ताकि एक इंसान को एक मोटिवेशन मिलती है ना कि यार लाइफ सेट हो जाती है उसके बाद सीएसएस करने के बाद। तो वो अगर थोड़ा सा आप प्लीज बता दें। देखिए सर, सीएसएस के कुछ टॉप ग्रुप्स हैं जिनमें आपको जाते ही
पोस्टिंग के साथ ही गाड़ी और घर मिल जाता है। लेकिन सही। अगर हम लोअर ग्रुप्स की बात करें, कुछ जो मिड से लेके लोअर ग्रुप्स तक हैं, वहां नहीं भी मिलती। हाँ, आप आउट ऑफ प्रोविंस अगर पोस्टेड हैं तो जी। आपको छोटे क्वार्टर्स टाइप भी मिल सकते हैं, फ्लैट्स मिल सकते हैं, गाड़ियां मिल सकती हैं। गाड़ियां बिल्कुल वो डाले वाला हिसाब नहीं होगा दूसरे ग्रुप्स के लिए, अदर देन दी टॉप 3 ग्रुप्स। तो बाकी जी। सारे ग्रुप्स के अंदर मिल जाती है गाड़ियां वगैरह, घर भी मिल जाते हैं, फ्लैट्स भी मिल जाते हैं। लेकिन वो फिर उतने उस लेवल के नहीं होते जो टॉप 3 ग्रुप्स वाले हैं, आई वुड से। और जिसमें बिल्कुल। हमारे पास आ जाता है पैस, पीएसपी एंड कस्टम। और फॉरेन सर्विस वाले तो वैसे ही आउट ऑफ कंट्री है, तो उनको तो डेफिनेटली ये पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं ही। लेकिन फिर वो डेफिनेटली अपने घर से दूर होते हैं, तो उनको बिल्कुल। फैमिली वाले पर्क्स एंड प्रिविलेजेस नहीं होते। तो जहां तक बात रही पीएमएस की, पीएमएस में भी डेफिनेटली जब आप जाते हैं फील्ड में, फील्ड पोस्टिंग जब आपको मिलती है, तब ये सारी चीजें आपके पास होती हैं। घर भी होता है, गाड़ी भी होता है। बट इन एसोशिप, एसोशिप में आपके पास सिर्फ गाड़ी होती है और उसमें फ्यूल आपके पास होता है, लेकिन घर कुछ को मिलता है, कुछ को नहीं मिल रहा होता। तो ये भी सही। डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे पोस्टेड हैं, उधर वैकेंसी है कि नहीं है, घर अवेलेबल है नहीं है। कुछ वैकेंसीज के ऊपर इवन डिपेंड्स ये ऑन होता है कि आप, सिचुएशन। एग्जैक्टली सिचुएशन के सही। ऊपर होता है। तो सही। मिल जाती है ये सारी चीजें, बट वो वही बात है ना कि थोड़ा टाइम भी लग सकता है उसके अंदर, कुछ को जल्दी मिल जाता है, जगह पे डिपेंड करता है ना। सही। अच्छा मिस, हमारे पास टाइम भी कम रह गया क्योंकि 40 मिनट्स का ये होता है सेशन। तो एक जनरल सा ओवरव्यू अगर आप एस्पायरेंट्स को देना चाहें कि मेहनत करें, क्या करना चाहिए, सोशल एक्टिविटीज को कम करना चाहिए, बस एक जनरल सा, एक ब्रॉड सा अगर आप बता दें 5 to 6 मिनट्स के अंदर। सर मैं अगर ओवरऑल एक 5 to 6 मिनट्स में ही बात करूं तो देखें, मैंने अपनी 5 साल की जर्नी में एक ही चीज देखी है कि अगर आप कंसिस्टेंट हैं किसी चीज के ऊपर, तो आपको इन वन वे और अनदर आपको उसका फ्रूट मिल जाता है। आप अगर सीएसएस पीएमएस के अलावा हटके भी देखें, अगर आप किसी भी जी। चीज के लिए डिटर्मिंड है तो वो आपको मिलनी ही मिलनी है। अगर वो चीज नहीं मिले तो ये तो डेफिनेटली उससे बेहतर मिलेगा। जब मैं अच्छा। सीएसएस और पीएमएस से दिल बर्दाश्त हो गई थी, मैं प्राइवेट जॉब्स के अंदर ही कहती थी कि मुझे प्राइवेट भी कोई बेहतर मिल जाए, और उन्हीं दिनों में मेरा रिजल्ट आ गया। और आप देखेंगे मैंने साइमल्टेनियसली मैंने एडीएलडी, चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर, तहसीलदार, ये सारे रिजल्ट मेरे आना शुरू हुए थे और सब लिस्ट में मेरा नाम है। और इसीलिए क्योंकि मैंने वो 5 साल कंटिन्यूसली दिए हैं। मैंने, मेरा ख्याल 5 इयर्स हो गए कोई शादी नहीं अटेंड की। 5 इयर्स हो गए मैं सोशल गैदरिंग्स बहुत कम कर दी। मैं सिर्फ एक वो अपनी उतनी ही लाइफ जी रही थी कि मैंने वर्क करना है और मैंने पढ़ना है, काम करना है, पढ़ना है, काम पढ़ाई से अलावा मेरी जिंदगी बहुत लिमिटेड हो गई थी। तो मेरे अल्टीमेटली अगर मैं वो 5 साल की जर्नी की बात करूं, तो वो उस लम्हे, जिस लम्हे मैंने अपने पेरेंट्स के, अपनी फैमिली के चेहरे पे खुशी देखी है, वो सारे 5 साल की मेहनत वहां पे सफल हो गई थी। कि बिल्कुल मैंने, ऐसा। मुझे वो 5 साल अब फील ही नहीं होते कि वो 5 साल मैंने मेहनत की भी थी, क्योंकि मुझे उसका फ्रूट मिल गया। तो आप अगर इस चीज से डिटर्मिन है कि आपने ये पोजीशन ये सिक्योर करनी है, तो अपनी मेहनत करते रहें, इन वन वे और अनदर आपको उसका फ्रूट मिल जाएगा, और ऐसे ऐसी जगह से मिलेगा कि आपको खुद भी आपकी आप इमेजिन नहीं करेंगे। तो अपने टाइम को इस तरह मैनेज करें कि अपनी सोशल गैदरिंग्स, अपनी जितनी भी आपकी लोगों के साथ आप जो बातचीत है उनको कम कर दें, लिमिटेड कर दें, और ज्यादा टाइम फोकस करें आप अपनी पढ़ाई के ऊपर। और पढ़ाई पे आई डोंट मीन कि आपके पास एक सामने किताब खुली है और आप फोकस नहीं है। आप दिन के 2 घंटे भी अगर देते हैं और फोकस वाले देते हैं, अटेंटिव देते हैं, तो आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं एज कम्पेयर टू दो स्टूडेंट जिन्होंने 6 घंटे भी पढ़ा है लेकिन वो सोच कुछ और रहे हैं। तो 2 घंटे भी पढ़ें, अच्छा पढ़ें, और स्मार्ट स्टडी के साथ आप तैयारी करके, स्मार्ट स्टडी मतलब ये कि सब्जेक्ट्स को पूरे तरीके से तैयार करके उनके आप टेस्ट सेशन में अपेयर होके, फिर आप उसके बाद अपनी तैयारी को एनालाइज करें, आया आपने पेपर्स में बैठना है कि नहीं बैठना, और डेफिनेटली कैंडिडेट्स इससे बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है मिस, क्योंकि हर सक्सेस जो है वो कुर्बानी मांगती है, तभी आपको मिलती है। और एग्जैक्टली। मिस, थैंक यू सो मच। मुझे पता है कि आपका ये फैमिली टाइम होता है, सेकेंडली ये कि आपका बिजी स्केड्यूल होता है और आपने टाइम निकाला। अल्लाह ताला आपको सर इसका थैंक अजर यू दे। सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत खुश रहें, आमीन अल्लाह ताला जज़ाकल्लाह। आपको सलामत रखे। थैंक यू सो थैंक यू मच सर। फॉर योर टाइम। थैंक यू। थैंक्स सर। थैंक यू, थैंक यू अल्लाह मिस। हाफिज। अल्लाह हाफिज।